नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस से। किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस की पुरानी नीतियां जिम्मेदार। तुमकुरू रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस शासन की गलतियों को सुधारने का काम कर रही है एनडीए सरकार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर उठाए सवाल। लैटिन अमेरिकी देशों से रिश्ते मजबूत करने के मकसद से पहली विदेश यात्रा पर उपराष्ट्रपति रवाना। हफ्ते भर की यात्रा के दौरान 3 देशों ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। विभिन्न क्षेत्रों में अहम समझौतों की उम्मीद। श्रीनगर के बाहरी इलाके में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। मुठभेड़ की जगह पर प्रदर्शन के दौरान एक नागरिक की भी मौत। बांदीपुरा में लश्कर आतंकियों ने 2 नागरिकों को अगवा कर की हत्या। भारतीय इंजीनियर की हत्या करने वाले पूर्व अमेरिकी नौसैनिक एडम पुरिंटन को उम्र कैद, जेल में बिताने होंगे 78 साल। पिछले साल फरवरी में अमेरिका के कन्सास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला की हुई थी हत्या। और 7 महीने के मंगल अभियान पर आज रवाना होगा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का इनसाइट स्पेसक्राफ्ट। कैलिफोर्निया एयरबेस से एटलस 5 रॉकेट से प्रक्षेपण पहली बार मंगल ग्रह की खुदाई कर तापमान, अंदरूनी संरचना और भूकंप के बारे में जुटाएगा जानकारी। और शुरुआत कर्नाटक चुनाव से जुड़ी खबरों से। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और प्रचार के लिए अब महज 5 दिन ही बचे हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के दिग्गज चुनावी समर में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तुमकुरू में चुनावी रैली की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कन्नड़ भाषा के साथ की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर गरीबों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गरीबों के नाम पर सत्ता का खेल खेलती है और किसानों के कर्ज पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 50 साल देश चलाने का मौका मिला है, लेकिन उसकी नीतियों के चलते आज किसान कर्ज में फंसा है और परेशान है। प्रधानमंत्री ने सिंचाई और पानी के लिए नदियों को जोड़ने पर जोर दिया। इसके लिए हिमावती और नेत्रावती नदियों को जोड़ने की बात कही। इंदिरा गांधी के जमाने से चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे, गरीबों की आंख में धूल झोंकते थे और चुनाव जीतने के खेल खेलते थे। लेकिन एक बार ये तो जवाब दो कि आजादी में 70 साल में सबसे अधिक समय कांग्रेस ने राज किया, उसमें भी एक ही परिवार ने राज किया। आपने ऐसा क्या किया कि मेरे देश का किसान कर्ज में डूब गया, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पोनेट का जो होना सा हो जाए, किसानों का जो होना सा हो जाए, लेकिन सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के घर में तिजोरियां भरती चली जाए, खजाना बढ़ता चला जाए, यही काम चला है। प्रधानमंत्री ने जेडीएस और कांग्रेस के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही कांग्रेस को हराने का दमखम रखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक की भलाई के लिए सत्ता में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस और जेडीएस, उनके बीच में पर्दे के पीछे साठ-गांठ है। वरना क्या कारण है कि तुमकुर में तो कांग्रेस और जेडीएस नूरा कुश्ती कर रहे हैं और बेंगलुरु कॉरपोरेशन में
दोस्ती करके कांग्रेस का मेयर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 3 और चुनावी रैलियां करेंगे। वो शिवमोगा, गडक और मंगलुरु में चुनावी सभा करेंगे। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से राज्य में बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की है। और इधर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि वो खुश हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार को राज्य में चुनावी मुद्दा बना रही है। उन्होंने रेड्डी बंधुओं को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल किया। सिद्धारमैया ने बीजेपी से प्रचार में भारी मात्रा में धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कर्नाटक के मैसूरू में पेरियापत्तनम में आज रोड शो का कार्यक्रम था। उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। अमित शाह मैसूर और वरुणा सीट पर भी रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष लगातार राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा और बीएसपी अध्यक्ष मायावती कोलार में साझा रैली करेंगे। जेडीएस के कर्नाटक प्रमुख एचडी कुमारस्वामी भी इस रैली में शामिल होंगे। मायावती 2 दिन कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगी। वो बीदर, रायचूर के अलावा दलित बहुल सीटों पर रैलियां करेंगी। राज्य में जेडीएस और बीएसपी के बीच चुनावी तालमेल है। और इस बीच बंगलुरु शहर की जयनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बीएन विजय कुमार की कल तड़के मौत के बाद वहां चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। जयनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार बीएन विजय कुमार को प्रचार के दौरान दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बीएन विजय कुमार फिलहाल जयनगर सीट से विधायक थे। और कर्नाटक के चुनावी सीजन में दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल स्थित मंजुनाथ स्वामी मंदिर में नेताओं का जमघट लग रहा है। हालांकि आस्था के केंद्र इस धार्मिक संस्थान ने राजनीति से दूरी बनाकर रखी है। धर्मस्थल संस्थान अपने परोपकारी कामों के लिए मशहूर है। महिलाओं को सक्षम और सशक्त करने के लिए यहाँ एक नई पहल की गई है। स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं को डिजिटल ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लगभग 800 साल पुराने धर्मस्थल के इस पवित्र मंजुनाथ स्वामी मंदिर में हर दिन हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। कर्नाटक का तिरुपति कहे जाने वाले दक्षिण कन्नड़ जिले के इस मंदिर में हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस संस्थान ने राजनीति से अपनी दूरी बनाकर रखी है। During the visits of these two people, there was no political actions or activities here. They visited, they had darshan, they had their own prayers to their party or their own welfare. So we always become witness to the happenings of the world, and we don't favor or disfavor anybody. ये धार्मिक संस्थान कर्नाटक में अपने परोपकारी कामों के लिए मशहूर है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सहायता के जरिए इस संस्थान ने ग्रामीण लोगों की काफी मदद की है। संस्थान की ही पहल का नतीजा है कि डिजिटल लेन देन की जानकारी होने से गांव की महिलाओं के जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to this temple because we are e-friendly. So all the transactions are taking place through mobile phone and the other handheld machines, and we use a lot of tab transactions in the villages. So people are very friendly with this. Even the illiterate women are using this technology for their business and their transaction. चिकमंगलूर के कार्तिकीरे गांव की महिलाओं को इस स्वयं सहायता समूह की बैठकों में डिजिटल लेन देन की जानकारी दी जाती है। धर्मस्थल की इस पहल का मकसद गांवों का विकास और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वो एटीएम कार्ड, रुपे डेबिट और फोन बैंकिंग का बेझिझक इस्तेमाल कर सकें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अपनी यात्रा के दौरान यहाँ के लोगों को रुपे डेबिट कार्ड वितरित किया था। हमें बहुत कुछ फ़ायदा है सर। हमको बैंक जाना पड़ता था, बैंक में बहुत गर्दी रहते थे, उधर वेट करना पड़ता था। अभी हम एटीएम से लेते हैं, हमको टाइम बचता है और काम करने वाले हम उधर तक जाना आना सब तकलीफ होती है। अभी कार्ड दिया, इसके लिए हमको बहुत फ़ायदा है सर इसमें से।
इतना ही नहीं, इस डिजिटल पहल के साथ ही लोगों का जनधन खाता खोला जा रहा है और गांव के लोगों को पर्सनल लोन दिलवाने में उनकी मदद की जा रही है। The deposit takes place, is done by the member to straight away into his personal SB account, and from there the funds gets transferred to CC account digitally. So we would completely doing away with the collection of cash at the group level. This is what we call digitization of SAG transactions. लगभग 30 लाख से ज्यादा महिलाएं धर्मस्थल के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। वहां हर महिला को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपने बैंक अकाउंट से जुड़े लेन देन के काम सिर्फ उंगली के एक टच से कर सकें। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव और छोटी छोटी तालुकाओं में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के फायदे देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कुछ संस्थाएं यहां के निवासियों को एटीएम और रुपए कार्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसमें उनको ट्रेन करती हैं, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में कई अच्छे बदलाव भी आ रहे हैं। कार्तिकेय ग्राम से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ रजत केन, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर एक चरण में 12 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों को रिझाना शुरू कर दिया है। लेकिन वोटरों की बुनियादी मुद्दे क्या हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कृति ने। देश में सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु यूं तो कई मायनों में अव्वल है, लेकिन ट्रैफिक, प्रदूषण जैसी समस्याओं ने इसे भी घेर रखा है। इन मुद्दों में ही एक मुद्दा है बेलंदूर झील का, जिसका पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। Issues specifically water is one of the biggest issues. We depend a lot in Bangalore on the groundwater. Groundwater is depleting, and you do not have rainwater harvesting very nicely, and you also do not have Kaveri water in most of the places. And what you can see here also the lake. So the lake should have been a source of water which we collect, but is completely polluted. There is no treatment plants, for example. So the air pollution, the ground pollution, and the water pollution is one of the most severe issues we are facing here. झील, जो आमतौर पर खूबसूरती का पर्याय मानी जाती है, वो प्रदूषित झाग से अटी पड़ी है। इससे आसपास के लोग परेशान हैं। I feel personally very concerned that this issue has not been taken that seriously to a level wherein it should have been cleaned up by now. I can't tell anything more than this. I don't know why. बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ये बात सभी राजनीतिक दल अच्छी तरह जानते हैं। तभी तो बेंगलुरु के वोटरों की जरूरतों को समझते हुए सत्ताधारी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया है। We've already done a tremendous amount of work. We've invested in tender shore roads, which are state-of-the-art roads which can which integrate services of various kinds, which prevent which improve traffic patterns, which ensure that road cutting and other kinds of damage does not happen. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार के तहत कानून व्यवस्था और शहर के बुनियादी ढांचे में गिरावट आई है, जिससे वोटर परेशान हैं। Especially Siddaramaiah-led government has neglected Bangalore, and Bangalore is generating around 70% of the whole state's revenue. Bangalore to be given a good infrastructure, they have failed totally. बहरहाल टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु भले ही अव्वल हो, लेकिन पिछले 3 दशकों में ये शहर वोटिंग के मामले में काफी पीछे रहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मद्रास विश्वविद्यालय को देश के लिए रोल मॉडल बताया है। राष्ट्रपति ने ये बात आज विश्वविद्यालय के 160वें दीक्षांत समारोह में कही। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण परियोजना की आधारशिला रहा है। उन्होंने कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय का इतिहास देश में आधुनिक उच्च शिक्षा के विकास को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि मद्रास विश्वविद्यालय ने देश को 6 पूर्व राष्ट्रपतियों और 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं समेत कई महान शख्सियतें दी हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल कर रहे छात्र यहाँ की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने शोध और नवाचार के क्षेत्र में तमिलनाडु की संस्कृति की सराहना भी की।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों को ये सलाह दी कि शिक्षा पूरी करने के बाद वे जिस क्षेत्र में भी जाएं, समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही काम करें। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की। The 160th anniversary is a point at which to reflect as to where you wish to be in 40 years when you commemorate your bicentenary. The university needs to aspire to the next level, to benchmark itself against the best in the world, and to continue to remain competitive for top students as well as top faculty. The Government of India has announced a program to promote excellence in higher education by building capacities of 20 institutions of eminence. I am told that the University of Madras has prepared an ambitious and detailed plan in this regard, and I wish you all the best. उपराष्ट्रपति बनने के बाद एम वेंकैया नायडू अपनी पहली विदेश यात्रा पर आज 3 लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा का मकसद लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। ये देश खाद्यान्न, तेल और खनिज के मामले में काफी धनी है और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने पर होगा। यात्रा के पहले पड़ाव में उपराष्ट्रपति 6 मई को ग्वाटेमाला पहुंचेंगे। 2 दिन की ग्वाटेमाला यात्रा के दौरान वो अपने समकक्ष जफेत कैब्रेरा के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत और ग्वाटेमाला के बीच वन्य जीवों के संरक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता होने की उम्मीद है। As far as Guatemala is concerned, they'll be looking at cooperation and training institutes, collaboration there, or in protection and preservation of wildlife. Those are 2 new areas of interest as far as Guatemala is concerned. यात्रा के अगले चरण में उपराष्ट्रपति 8 और 9 मई को पनामा में होंगे, जहां वो पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस रोड्रिग्स से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच कृषि, संस्कृति, शिक्षा, पारंपरिक औषधि, वीजा और आर्थिक सहयोग से जुड़े मामलों से संबंधित समझौतों पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के लिहाज से पनामा एक बड़ा केंद्र है। That because Panama is an important hub for logistics, for shipping, for financing and banking, I think those would be other areas where we would be holding discussions. उपराष्ट्रपति यात्रा के आखिरी पड़ाव में पेरू पहुंचेंगे, जहां 10 और 11 मई को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पेरू के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। पेरू अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस का संस्थापक सदस्य है। उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाली आधिकारिक बातचीत में अंतरिक्ष, रक्षा, संस्कृति और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े मामले शामिल होंगे। पेरू से भारत में खनिज, तेल और दलहन की आपूर्ति को लेकर भी समझौता होने की उम्मीद है। Peru is an important, country for mining. It is perhaps one of the largest countries for silver, copper, gold, etc. So we will certainly be looking at areas of cooperation in the mining sector, in Ayurveda, in medicinal plants. दोनों देशों के बीच करीब $3 अरब का कारोबार होता है। 3 देशों की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कई दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत के साथ ही भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश सुमन, विदेश मामलों के संपादक। अखिलेश, 3 लैटिन अमेरिकी देशों की उपराष्ट्रपति की यात्रा कितनी अहम रिश्तों की मजबूती के लिहाज से और अहम समझौतों को लेकर कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए अमृता, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वो 23 देश हैं जो लैटिन अमेरिकी इलाके में आते हैं, और ये जो देश जहां उपराष्ट्रपति जा रहे हैं, पनामा, पेरू और ग्वाटेमाला, ये तीनों इस मामले में अहम है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानती हैं कि भारत जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है तो वैसे में बहुत छोटे छोटे देशों की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। और एक देश का एक वोट तो होता ही है, लेकिन उस एक
देश के इर्द गिर्द भी कई देश होते हैं जो अपने अपने प्रभाव डालते हैं दूसरे देशों पे। तो जिस तरह से हमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति ने खुद ही यह तय किया कि वे लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर जाएंगे और चूंकि वे पहली बार जा रहे हैं, और यह भी मार्क करने की बात है कि इन तीनों देशों में पहली बार भारत से इस स्तर का कोई प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। उपराष्ट्रपति स्तर का कोई नहीं गया था, उससे नीचे का भी कोई नहीं गया, अभी तक प्रधानमंत्री स्तर का भी नहीं गया। तो इस रूप में देखें तो हम इन देशों के साथ एक रणनीतिक रूप से एक ऐसी स्थिति तैयार करना चाहते हैं जो कि हमारे आने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन महत्वाकांक्षाओं में हमें मदद करे। और दूसरा जो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों देश जो हैं वो बहुत ही रिसोर्स रिच है, बहुत ही खनिज संपदा इनके पास है, तेल की संपदा है, और उसके अलावा हमारे पास अवसर है कि इन्हें हम फार्मास्यूटिकल्स और अपनी जो शिक्षा में हमने जो महारत हासिल की है खास करके अंग्रेजी शिक्षा में, उनको हम इन्हें दे सके। तो यह है कि दोनों के बीच में एक विन विन सिचुएशन है। और जब हम पनामा, जैसा कि आप जानती हैं कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने वाला करीब करीब 48 माइल का एक स्ट्रेच है जो कि रणनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से और वित्तीय रूप से भी काफी अहम है। तो इस रूप में भी अगर देखें तो ये काफी अहम यात्रा है। अमृता जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और देश के कई राज्यों में आंधी तूफान का खतरा अब भी टला नहीं है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी ये अलर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश में फिर से आंधी तूफान आ सकता है। इन राज्यों में लोगों को सतर्कता बरतने और जिला प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज आंधी आने की आशंका जताई है। 7 मई तक पूर्वोत्तर के राज्यों समेत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भी तूफान की आशंका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती हवाओं की वजह से 3 दिनों तक कई राज्यों में आंधी तूफान चलने के साथ साथ तेज बारिश हो सकती है। अभी क्या स्थिति है ऑल इंडिया में, वो दैट टाइप ऑफ सीवियर एक्टिविटी के लिए ऑलमोस्ट कंडीशंस फेवरेबल है। तो इनके वजह से अभी ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया होने दो, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इंडिया एंड इवन सदर्न पेनिनसुलर एरिया ऑल्सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उनके तरफ से उनके लिए हम लोग चेतावनी भी दे के रखा है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तूफान से सबसे ज्यादा पीड़ित आगरा का दौरा किया। वो अस्पताल भी गए जहां पर इस प्राकृतिक आपदा में घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने तूफानग्रस्त जिलों के किसानों के लिए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 153 करोड़ रुपए से अधिक सहायता राशि की मांग की है। आपदा का समय है और पीड़ित परिवार के प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। इन लोगों को सरकार के स्तर पर भरपूर सहयोग कराया जा रहा है। प्रत्येक मृतक परिवार को 4 लाख रुपए, इसके अलावा मकान के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी सहायता अलग है। दुधारू पशु, गैर दुधारू पशु, छोटे पशु, इनकी क्षति पर भी सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने इस बारे में भी कहा है कि जहां पर विद्युत की आपूर्ति बाधित हुई है, लगभग 8000 पोल पूरे आगरा जनपद के अंदर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन लोगों को तत्काल एक तो विद्युत बहाली की व्यवस्था हो, जहां पर पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, टैंकर से पानी की आपूर्ति वहां पर सुनिश्चित करने की तैयारी हो जाए। और वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल धौलपुर और भरतपुर जिले के आंधी तूफान पीड़ित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को सहायता राशि के चेक भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में आए आंधी तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने को मंजूरी प्रदान की। गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल ये जानकारी दी है कि बीते 2 दिनों में तूफान की वजह से 5 राज्यों में 124 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 73, राजस्थान में 35, तेलंगाना में 8, उत्तराखंड में 6 और पंजाब में 2 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के चट्टाबल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 और पुलिस के 2 जवान घायल हुए हैं। वहीं एक नागरिक की भी जान चली गई।
आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। See, this operation started in the morning at 4 in the morning, and at the first contact, one of our assistant command was injured, and thereafter, again the contact was established at around 6:15, and this operation continued till 12:30 approximately, and in that 3 militants have been utilized here, and we have CRPF 1 officer has been injured, and 2 constables injured. Yeah. और वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने 2 लोगों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने इन्हें गुलशन मोहल्ला से कल रात अगवा किया और उनकी हत्या कर दी। बाद में दोनों के शव मस्जिद के पास मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने सोमवार को बारामूला के ओल्ड टाउन क्षेत्र में 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमेरिकी अदालत ने नस्लीय हमले में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला हत्या करने वाले पूर्व अमेरिकी नौसैनिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडम प्यूरिटन को कुचिभोटला की हत्या और उसके दोस्त आलोक मत्सानी की हत्या करने की कोशिश का दोषी पाया गया। उसे 78 साल जेल में बिताने होंगे। पिछले साल 22 फरवरी को कंसास में एडम प्यूरिटन ने श्रीनिवास कुचिभोटला की हत्या की थी। कुचिभोटला की पत्नी सुनैना ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। क्यूरियोसिटी रोवर के मंगल पर उतरने के 6 साल बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आज नए अंतरिक्ष यान इनसाइट का प्रक्षेपण करने जा रही है। कैलिफोर्निया के बैडनबर्ग एयरफोर्स बेस से रॉकेट एटलस 5 के जरिए शाम 4:30 बजे ये भेजा जाएगा। 7 महीने की यात्रा कर इनसाइट मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचेगा और उसके बाद वो ग्रह की भीतरी सतह का अध्ययन करेगा। ये खुदाई के जरिए तापमान, ग्रह की आंतरिक संरचना और भूकंप के बारे में जानकारियां जुटाएगा। इनसाइट के साथ छोटे आकार के 2 सैटेलाइट भी लॉन्च किए जा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने 2004 में स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी और 2008 में फिनिक्स रोवर यान मंगल ग्रह पर भेजा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग से जल्द ही मुलाकात करेंगे। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की जगह और समय तय हो गया है। इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ऐतिहासिक मुलाकात इसी महीने हो सकती है और मुलाकात से पहले उत्तर कोरिया में बंदी बनाए गए 3 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा जा सकता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 22 मई को व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति मून जे-इन डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से उनकी अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी देंगे। और इसी बीच आज से उत्तर कोरिया ने अपना समय आधा घंटे आगे कर दिया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की घड़ियां अब एक ही समय दिखाएंगी। और अब खेल की खबर आपको बता दें कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा में डायमंड लीग सीरीज में 87.43 मीटर भाला फेंककर खुद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। जर्मनी के ओलंपिक चैंपियन थॉमस रोहलर ने 91.78 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।